नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। एक बार फिर हम हाजिर हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई अहम जानकारियां लेकर 3 सेगमेंट के जरिए विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताएंगे ऊतक संवर्धन से केले की खेती के बारे में। इसके अलावा मिलवाएंगे आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करने वाले एक सफल किसान मांगेराम देशवाल से, और अंत में बात होगी मधुक्रांति पोर्टल की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। फल सब्जियों के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, तो केले की उपज के मामले में पहले नंबर पर। केला एक ऐसा फल है जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है और पूरे साल ये फल बिकता रहता है। यहाँ तक कि लगभग हर राज्य में इसकी खेती होती है। अगर ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर के जरिए केले का उत्पादन किया जाए तो न सिर्फ अच्छी फसल मिल सकती है बल्कि लागत भी घटाई जा सकती है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस विधि के बारे में। केले का सीजन कभी खत्म नहीं होता। ये हर मौसम में उपलब्ध रहने वाला फल है। यही वजह है कि किसानों के बीच केले की खेती काफी लोकप्रिय हो रही है। ऊतक संवर्धन विधि से केला उगाना बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। इसे टिश्यू कल्चर विधि भी कहा जाता है। इस विधि से तैयार पौधे एक जैसे और समान आकार वाले होते हैं और इनमें बीमारी की संभावना भी कम रहती है। इसके अलावा पूरी फसल एक साथ तैयार हो जाती है और 95% पौधे विकसित होकर फल देने लगते हैं। कम बीमारियों की वजह से ही संवर्धन विधि से उगाई फसल में लागत बेहद कम आती है। आप इस तरह की पौध कृषि विज्ञान केंद्र या फिर बायोटेक कंपनी से हासिल कर सकते हैं। पौध खरीदने के बाद रोपाई करेंगे। रोपाई के लिए 50 सेंटीमीटर लंबे, 50 सेंटीमीटर चौड़ी और इतने ही गहरे गड्ढे बनाने होंगे। इनमें गोबर की खाद और दूसरे पोषक तत्व डालने के बाद रोपाई कर देंगे। पौधों और कतारों के बीच फासला 6-6 फुट का होगा। हाँ, अगर लंबी किस्म है तो पौधों की रोपाई कर रहे हैं तो फिर ये दूरी 9 फुट रखनी होगी। केले पर कीटों का हमला बहुत जल्दी होता है, इसलिए हर चरण में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों की सलाह से जैविक कीटों का छिड़काव करना चाहिए। पानी सही समय पर और उचित मात्रा में लगाएं। केले को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए बेहतर होगा कि टपक सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल करें ताकि पानी की बचत हो सके और लागत में ज्यादा कमी लाई जा सके। सर्दियों में 10 से 15 दिनों पर और गर्मियों में 4 से 7 दिन पर सिंचाई करनी होगी। समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई गहरी ना करें क्योंकि केले की जड़ें बहुत गहरी नहीं होती। साथ ही पत्तियों को भी काटते रहें। केले को अच्छा पोषण चाहिए। यही वजह है कि 30% लागत सिर्फ खाद और उर्वरक पर खर्च हो जाती है। हर पौधे में 300 ग्राम नाइट्रोजन, इतना ही पोटाश और 100 ग्राम फॉस्फेट 3 से 4 चरणों में देना होगा। इसमें पत्ती बनाना बीटल, जड़ और तना बीटल और लाचन जैसे कीट लग सकते हैं। वैज्ञानिक सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। 14 महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। कटाई करने पर एक पेड़ 25 से 30 किलो तक फल देता है। खेत के बाहर इन्हें इस तरह काटकर क्रेट में भरा जाएगा और बाजार में बेच दिया जाएगा। चूँकि ऊतक संवर्धन विधि से सभी केले समान आकार के होते हैं, इसलिए ग्रेडिंग की जरूरत नहीं होती। 1 हेक्टेयर में 6 से 7 टन फसल ली जा सकती है। केला विटामिन B6 का अच्छा स्रोत है। विटामिन C और मैग्नीज भी इसमें पाया जाता है। इसके पौधों से जो रेशा निकलता है उसका उपयोग कपड़ा बनाने में होता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। खेती के काम को आसान बनाने और समय की बचत करने में कृषि मशीनरियों की काफी अहम भूमिका होती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे सफल किसान मांगेराम देशवाल से, जिन्होंने खुद खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरणों का निर्माण किया है और इस क्षेत्र में काफी नाम कमाया है। मांगेराम देशवाल गांव खतौली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म सन 1955 में एक कृषक परिवार में हुआ था। मांगेराम ने यांत्रिक कौशल यानी मैकेनिक स्किल का इस्तेमाल कर खेती के लिए कुछ ऐसी मशीन इजाद की है जिनसे कृषि जगत से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों को कम समय में बड़ी सरलता और किफायती ढंग से निपटाया जा सकता है। मांगेराम ने खेती में मशीनों के उपयोग को बढ़ावा दिया। वे मानते हैं कि खेती में मशीनों के उपयोग से कई बड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं। बचपन में मांगेराम अपने पिता के साथ खेतों में जाया करते थे और अपने पिता और अन्य किसानों को खेतों में जुताई, बुवाई और कटाई में होने वाली समस्याओं को झेलते देख मन ही मन इन परेशानियों के निदान के बारे में सोचते रहते थे। शायद यही उनके अंदर पनप रहे हुनर को प्रस्तुत करने की पहली प्रेरणा भी बनी। जब मात्र 7-8 साल में उन्होंने खेल खेल में ही मिट्टी से ही एक ट्रैक्टर का छोटा मॉडल बना डाला।
खेत में पिता की मदद करते हुए मांगेराम ने पिता से खेती किसानी सीख ली। वे अक्सर कृषि में होने वाली समस्याओं पर गौर करते और समाधान निकालने के बारे में सोचते रहते। मांगेराम ने इंटर तक की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की और ITI से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्वर्ण पदक लेकर टॉप किया। पढ़ाई पूरी करते ही उनके पास कई बड़ी कंपनियों से नौकरी के कई सुनहरे अवसर आए, पर बचपन से ही मांगेराम की आंखों में जो किसानों के लिए मशीन बनाने का सपना पल रहा था, वे उनको पूरा करना चाहते थे। इसके जुनून और प्रतिभा को परखते हुए इनके गुरु ने इन्हें पहली मशीन मुहैया कराई, जिससे मांगेराम ने खुद अपनी वर्कशॉप से काम करने की शुरुआत की। शुरुआती दौर में मांगेराम ने कई मशीन बनाई, जिन्हें सफलता भी मिली। इन्होंने सबसे पहले एक अनूठी मशीन बनाई जो गन्ने को जड़ से उखाड़ती है, उसे छीलती और तोलती भी थी, पर आर्थिक तंगी के कारण वे उस मशीन को वास्तविकता देने में असफल हो गए। लेकिन इन्होंने हार न मानी और लगातार मेहनत करते रहे। इन्होंने खेती में खर्च को कम करने और काम को आसानी से करने के उद्देश्य से ट्रैक्टर का निर्माण किया, साथ ही कल्टीवेटर का भी निर्माण किया, जिसकी मदद से खेतों की जुताई करने में सफलता मिली। मांगेराम ने पीको कल्टीवेटर का निर्माण किया, जिसे 5 HP में डीजल इंजन से चलाकर 1 घंटे में जुताई, निराई और गुड़ाई संभव हो गई। साथ ही इस मशीन में मात्र 300 ग्राम ईंधन की खपत होती थी और ये मशीन बड़ी ही आसानी से चलाई जाती थी और खेतों में इसे लाने ले जाने में भी आसानी थी। इस मशीन के गुणों को मांगेराम और उनके बेटे ने अपने खेत में परखा और इसके गुणवत्ता को देखते हुए मल्टीटास्किंग मशीन के रूप में बाजार में उतारने का फैसला किया, ताकि अन्य किसानों को भी इस मशीन से फायदा मिल सके। जिसके लिए मांगेराम ने प्रधानमंत्री सृजन योजना से लोन लेकर इस मशीन को बनाने और बेचना शुरू किया। वर्तमान में इनके वर्कशॉप में 22 से 23 कार्यकर्ता इस मशीन को बनाने में कार्यरत हैं। आज तक वे करीब 700 पीको कल्टीवेटर को अपनी कंपनी MR एग्रो के माध्यम से बेच चुके हैं। इसके अलावा मांगेराम ने पावर स्पेयर मशीन का भी निर्माण किया और ये मशीन भी MR एग्रो की सफल और लोकप्रिय मशीनों में से एक है। ट्रैक्टर से चलने वाली इस मशीन से 1 घंटे में 1 हेक्टेयर खेत में छिड़काव किया जा सकता है। मांगेराम निरंतर कोई न कोई मशीन बनाने में लगे रहते हैं और अपने गांव के किसानों को खेती में मशीनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। कृषि में इनके बहुमूल्य योगदान और कृषि उपकरणों को बनाने के लिए इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मांगेराम को कृषि अनुसंधान केंद्र करनाल, कृषि अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर और कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय मेरठ मंडल द्वारा लगातार 3 बार वर्ष 2011 से 2013 में प्रथम पुरस्कार मिल चुके हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேராக நாங்கள் வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்கள் வித்ரா பண்ணின்னு வந்து
விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம். इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું. इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक अहम पहल है मधु क्रांति पोर्टल। इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शहद और अन्य मधु उत्पादों को उपलब्ध कराया जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये पोर्टल मधुमक्खी पालकों और इसके व्यापार से जुड़े लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम कर रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं मधु क्रांति पोर्टल के बारे में। भारत के ग्रामीण इलाकों में हर साल 1,20,000 टन शहद का उत्पादन होता है। इसमें से आधे शहद का हम निर्यात कर देते हैं और आधा घरेलू जरूरतों में खर्च हो जाता है। आधे निर्यात का मतलब ये हुआ कि दुनिया में शहद की बहुत ज्यादा मांग है और उसे पूरा करने में भारत की बड़ी भूमिका है। सरकार शहद उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। यही वजह है कि मधुमक्खी उत्पादकों को तलाशने के लिए उसने एक पोर्टल बनाया है। नाम रखा है मधु क्रांति पोर्टल। ये ऐसा पोर्टल है जहां शहद और उससे जुड़े दूसरे उत्पादों को बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही मौजूद हैं। ये एक दूसरे से उत्पादों के सौदे करते हैं। इस तरह मधु क्रांति पोर्टल शहद उत्पादों की खरीद और बिक्री का ऑनलाइन बाजार है। आप चाहे किसान हैं, किसान उत्पादक संगठन है, शहद कारोबारी हैं, या आपकी कोई प्रसंस्करण इकाई है, या आप शहद उत्पादक तैयार करने वाली कंपनी के मालिक हैं, आप जो भी हैं, इस पोर्टल पर आपका स्वागत है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, कृषि मंत्रालय और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की ओर से शुरू किया गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य शहद और उससे जुड़े उत्पादों के स्रोतों का पता लगाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपका शहद अच्छी गुणवत्ता वाला और बिना मिलावट वाला हो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाथों हाथ बिक सके। वैसे भी इस पोर्टल के माध्यम से शहद की गुणवत्ता और उसमें मौजूद मिलावट की जांच भी की जाती है। शहद उत्पादकों को अच्छा बाजार मिलेगा तो जाहिर है वो ज्यादा से ज्यादा शहद उत्पादन में दिलचस्पी दिखाएंगे। इस तरह ये पोर्टल ग्रामीण इलाकों की आमदनी बढ़ाने का जरिया भी बन सकता है। दूसरी ओर ज्यादा उत्पादन का मतलब है ज्यादा निर्यात और ज्यादा निर्यात का मतलब है ज्यादा रोजगार, यानी ये पोर्टल रोजगार के अवसर पैदा करने में भी भागीदार साबित हो सकता है। 17 जनवरी 2022 तक के आंकड़े बताते हैं कि इस पोर्टल पर अब तक 10,945 मधुमक्खी पालक, 65 फर्म, 44 कंपनियों के अलावा मधुमक्खी और शहद उत्पादन से जुड़ी 74 सोसाइटियां अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। बल्कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने तो रजिस्ट्रेशन के लिए बकायदा एक मुहिम चलाई है। शर्त यह है कि आपके पास कम से कम 10 कॉलोनी होनी चाहिए, वो भी चालू हालत में। अधकचरे शहद का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि अच्छे भाव पाने हैं तो अच्छी क्वालिटी का शहद तैयार करना होगा। ऐसा शहद जो घरेलू ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मानकों पर भी खरा उतर सके।
हमारे आज के दौर के किसान सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने किसानों के लिए कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जिनमें से एक है फार्म्स मोबाइल ऐप। इस ऐप में किसानों को खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले मशीनों के बारे में अहम जानकारी मिलती है। तो आइए जानते हैं फार्म्स मोबाइल ऐप के बारे में। किसानों को उन्नत कृषि यंत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा फार्म्स ऐप यानी फार्म मशीनरी सॉल्यूशन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों की ऑनलाइन खरीद किफायती दरों पर सुनिश्चित कराना है। फार्म्स ऐप के माध्यम से किसान ट्रैक्टर, टिलर और रोटावेटर जैसी मशीनें किराए पर लेकर आसानी से खेती किसानी के काम कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप पर कृषि यंत्रों की पूरी जानकारी, मशीनों का किराया, मशीनों का दाम और मशीनों का प्रयोग करने की विधि भी बताई गई है। किसान भाई गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कृषि मशीनरियों की तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। मशीन खरीदने या किराए पर लेने के लिए किसान यूजर श्रेणी में पंजीकरण करें और मशीन किराए पर देने के लिए सर्विस प्रोवाइडर पर पंजीकरण अनिवार्य है। देश भर के किसानों को जोड़ने के लिए फार्म्स ऐप पर 12 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध है। जिले के समस्त कस्टम हायरिंग हितग्राही एवं हाईटेक कस्टम हायरिंग हितग्राही और कृषि उद्यम से जुड़े किसान इस ऐप से लाभ ले सकते हैं। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई, अगर आपको वो पसंद आए तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।